नमस्कार। मैं हूं कौशलेंद्र झा और केकेएन लाइव पर आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आपके सामने आ चुका है। बिहार के मतदाताओं ने अपना जनादेश दे दिया। आप पहले से जानते हैं कि यहां 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था और 243 सभी विधानसभा सीटों का जो परिणाम है वो आपके सामने आ चुका है। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत है और इस समय एनडीए के पास 125 सीट है, यानी एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में है। ठीक इसके विपरीत महागठबंधन को 110 सीटों से संतोष करना पड़ा, यानी सरकार बनाने से बहुत थोड़े से चूक गए। लेकिन एक बड़ी बात है, बड़ी बात यह कि इस चुनाव में आरजेडी, महागठबंधन का जो नेतृत्व कर रही थी आरजेडी, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरी है और 75 सीटों पर अकेले चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसको 74 सीट मिला। हम अगर महागठबंधन की बात करें तो जो 110 सीट महागठबंधन के खाते में गई है, उसमें से आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19, भाकपा माले को 12, भाकपा और माकपा इस दोनों को 2-2 सीटों पर कामयाबी मिली है। उधर एनडीए की अगर हम बात करते हैं तो एनडीए में बीजेपी को तो 74 सीट है, लेकिन जदयू को बहुत नुकसान हो गया। जदयू को 43 सीटों पर ही कामयाबी मिली और जो सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली बात है वह है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जो हाल ही में महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में शामिल हुआ था। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, उसको 4 सीटों पर कामयाबी मिल गई और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को भी 4 सीटों पर कामयाबी मिल गई। यानी सत्ता की अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास और विकासशील इंसान पार्टी के पास होगा। 4-4 सीट है, बल्कि ऐसे कह सकते हैं कि अब सत्ता का 2 चाबी होगा। एक चाबी वीआईपी के पास होगा और दूसरा चाबी हम के पास होगा। ऐसे में यह सरकार कितना स्थायी हो पाएगी 5 साल तक, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा पत्रकार संतोष गुप्ता। हम संतोष गुप्ता जी से सीधे सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं 125 एनडीए सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसमें 4 सीट हम के पास है और 4 सीट वीआईपी के पास है। चाबी 2 हो गया, एक नहीं 2 चाबी है। इसमें से कोई भी एक चाबी अगर बाहर हो जाए तो फिर यह सरकार चलना मुश्किल हो जाएगा। संतोष जी, आपको क्या लगता है? जी, सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत आभार। ये बात सर सही है कि आरजेडी के पास 110 सीट है अभी आज के दिन में, और आरजेडी के बाद बीजेपी बड़ी पार्टी है, तो इधर भी खटपट की स्थिति रहेगी, क्योंकि जदयू को भाजपा बड़ी मुश्किल से पचा रही है। बोलने के लिए हम सीएम मान रहे हैं, सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन हम इधर का ग्राफ देख रहे हैं तो सीमांचल में अभी अब बेहतर प्रदर्शन किया है ओवैसी की पार्टी, उसको 5 सीट है। और जी, और उसके बाद आ जाइए सन ऑफ मला वीआईपी पार्टी को 4 सीट है, और उसके बाद आ जाइए तो जीतनराम मांझी को 4 सीट है। यह दोनों इस सबको जोड़ दिया जाए तो इधर भी 123 का आंकड़ा हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मुकेश सहनी जी को भी चाहिए था डिप्टी सीएम का सीट, है कि जैसे महागठबंधन में वो मांग कर रहे थे, और अंत में है कि जब उनको सीट नहीं दिया गया तो कह दिया कि मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया है। तो कुछ भी हो सकता है बिहार में। आप एक चीज और गौर करके देख रहे होइएगा कि जो रुझान है, जनादेश है, वो 10 तारीख के देर रात तक आपके सामने आ गया था। अभी तक जो होता रहा है कि जनादेश, जब स्पष्ट जनादेश जब जिस गठबंधन को मिला, उस गठबंधन का जो मुखिया, यानी एनडीए की बात करें तो एनडीए का मुखिया नीतीश कुमार जी अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए। जी। उन्होंने अपने खुशी का इजहार नहीं किया। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संभव है, ये संभव है कि वो मुख्यमंत्री किसी और को बनने के लिए भी
कह सकते हैं, ऐसी बातें भी सामने आ रही है। क्या लगता है इस सबका क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि कल से ही पता चल रहा है कि सीएम हाउस में है कि जैसे भाजपा के भूपेंद्र यादव गए हैं, अन्य लोगों का भी आना जाना लगा है, अमित शाह भी बात कर रहे हैं। और है कि उधर से है कि मुख्यमंत्री का सामने नहीं आना, इधर से तेजस्वी यादव का सामने नहीं आना, समझ में नहीं आ रहा है कि समझे क्या होगा, जरूर कुछ नया होने वाला है। मतलब आपका इशारा कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से जदयू और राजद आपस में मिल जाए? राजनीति में सर कुछ भी संभव है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। एक चीज आप इशारा कर पहले ही बता दिए, लेकिन हम लोग एक बार और फिर से देखें कि महागठबंधन को एक उम्मीद था कि इस बार उनकी सरकारें बन जाएंगी, जैसा कि एग्जिट पोल का कुछ इशारा भी था। हालांकि एग्जिट पोल में यह स्पष्ट था कि लड़ाई कांटे का होगा, लेकिन बढ़त थोड़ी सी महागठबंधन को दिखाया जा रहा था, जो उल्टा हो गया और बढ़त थोड़ी सी एनडीए को मिल गई। लेकिन एग्जिट पोल में भी मुकाबला कांटे का था और यहां भी जो परिणाम है वो कांटे का ही है, तो मोटे तौर पर एक संकेत था, वो संकेत सही है। लेकिन जो एग्जिट पोल का अनुमान था कि महागठबंधन को बढ़त होगी, इसमें जो बड़ी रुकावट सामने आई वो जैसा कि आपने कहा कि असदुद्दीन की पार्टी एआईएमआईएम, जिसको 5 सीट मिल गया, मतलब सीमांचल में जो मतों का बिखराव था, जिसको हम लोग उम्मीद लगा रहे थे या सर्वे में बताया गया था कि वो बिखराव नहीं होने जा रहा है, वो बिखराव हुआ और इसका नुकसान महागठबंधन को हो गया। क्या लगता है आपको? जी सर, ये जो एक तो हम एग्जिट पोल की बात बोले कि जो लोग एग्जिट पोल को कांटे का टक्कर दिखा रहे थे वो तो सही था, लेकिन जो लोग बता रहे थे कि एग्जिट पोल में है कि कोई एग्जिट पोल तो है कि 180 दिखा रहे थे तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को, हमको लगता है कि उनका एग्जिट पोल है कि भीड़ के आसपास ही घूम रहा था, जबकि अंत में जो क्या होता है, सिर्फ 2 एग्जिट पोल को छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी थे वो सब कांटे का टक्कर दिखा रहे थे, तो 2 को माइनस कीजिए, जो मोटे तौर पर संकेत था कि लड़ाई होगा। वही लड़ाई की बात कर रहे हैं। वो 2 है कि हमको लगता है कि वो तेजस्वी यादव के भीड़ के आसपास घूम रहे थे, और है कि जो मुख्यमंत्री की सभा में भीड़ कम हो रही थी वो उसके आसपास घूम रहे थे। हमको लगता है कि इस सभा से तुलना कर वो एग्जिट पोल निकाल रहे थे। लेकिन मेरे समझ संतोष जी, एक चीज में और जोड़ लीजिए, इस बात पर आप बात करने से पहले जोड़ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में बसपा, बहुजन समाज पार्टी को भी 1 सीट मिल गया है। मतलब यहां दलित वोट का भी बिखराव महागठबंधन को नुकसान दे गया। जी, देखिए इसमें हम तो पहले चलेंगे यहां से कि जिस तरह से हम चिराग के बारे में बोल रहे हैं कि उसने एनडीए को नुकसान पहुंचाया, नहीं, एनडीए को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो जदयू को नुकसान पहुंचाया। भाजपा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहा। चिराग पासवान बोलते रहे कि मैं सीना चिर कर दिखा दूंगा कि मेरे अंदर में नरेंद्र मोदी है। हाँ, भले ही कुछ सीटों पर उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट भी दिए, जैसे राघोपुर, जैसे लालगंज, उससे नहीं है तो बेनिफिट मिला। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर आरजेडी को किया है वो है सन ऑफ मला की पार्टी वीआईपी। वो सभी सीटों पर है कि बिहार के सभी सीटों पर है कि वो नुकसान पहुंचाया है। और है कि आपको है कि आज तेजस्वी यादव का जो एग्जिट पोल फेल कर रहा है, कहीं ना कहीं से वो है आपको है कि सन ऑफ मला मुकेश सहनी। दूसरे स्थान पर हम बात करें कि जैसे सीमांचल में बात हुई ओवैसी की, तो ओवैसी ने फिर प्रभाव अपना दिखा दिया। तीसरे स्थान पर हम बात करेंगे इनसे जीतन राम मांझी, जो मांझी वोटर है, जो आज तक लालू जी का माना गया है, कहीं ना कहीं से वो नुकसान किए हैं, तो है कि समय कहीं ना कहीं से नुकसान हुआ। उसके बाद हम आ जाइए जो उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन में थे, आपको है कि बसपा, तो बसपा ने भी है कि नुकसान किया, जैसा पता चला है कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाके में या सासाराम इलाके में वह उधरकारी बसपा ने नुकसान पहुंचाया, तो यह भी नुकसान आरजेडी का ही हुआ है। नहीं, आपने कहा कि एलजेपी ने कोई नुकसान नहीं किया है। संतोष जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? जी। आपने कहा कि एलजेपी ने कोई नुकसान नहीं किया है, लेकिन जो ग्राफ बता रहा है वो है कि भाजपा से के 22 बागी 22 लोजपा के टिकट पर मैदान में आ गए। और नहीं, हम मेरी बात पहले सुन लीजिए, पहले इसको ग्राफ सुन लीजिए। और यहां जदयू को भारी नुकसान हो गया। हालांकि ये लोजपा वाले 1 सीट पर भी जीत नहीं पाए। यहां इस 22 में 1 सीट उनको मिली है, लेकिन इस 22 में से वो नहीं जीत पाए। और जदयू से भी जो बागी हुए
पूर्व मंत्री थे भगवान सिंह कुशवाहा, वो लोजपा की टिकट पर चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन उन्होंने भी बगावत किया। और इन 22 बागियों में से 21 जदयू के खिलाफ मैदान में थे। जदयू के खिलाफ मैदान, एक बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन 21 जदयू के खिलाफ मैदान में थे। कुल 37 सीटों पर लोजपा ने जदयू को डेंट किया है, और ये बहुत बड़ी डेंटिंग है राजनीति में। जी सहमत हूं सर इस बात से। मैंने कहा कि एनडीए में सिर्फ जदयू को ही है कि वो नुकसान पहुंचाया है, भाजपा के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। भाजपा के लिए वो हनुमान बने। राघोपुर तेजस्वी जी जहां से मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव लड़ रहे थे, सतीश कुमार राय वहां तेजस्वी जी के खिलाफ में थे। ये सतीश कुमार राय वही है जो राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री को चुनाव हरा चुके हैं, याद रखिए इस चीजों को। और वहां से इन्होंने, लोजपा ने राकेश रोशन को मैदान में उतार दिया। और यहाँ बीजेपी को नुकसान किया। और राकेश रोशन के खड़ा होने के कारण है कि तेजस्वी यादव को वहां बड़ी जीत मिली है, 37,760 वोट से। वहां सतीश यादव चुनाव हार गए हैं, और इसका कारण है राकेश रोशन। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है। इसके पीछे कारण है कि जिस महनार से है कि इस बार रामा सिंह की पत्नी चुनाव लड़ी है, बीना देवी, और इस रामा सिंह को लाने के लिए है कि रघुवंश बाबू अपने जिंदगी में भी विरोध किए, और है कि रघुवंश बाबू के जीते जी है कि रामा सिंह के पार्टी में एंट्री पर रोक लगी थी। वो महनार सीट के लिए नहीं थी, वो राघोपुर सीट बचाना था, क्योंकि वहां पर है कि महनार में राजपूत वर्ग की संख्या काफी है, और वहां पर है कि रामा सिंह का अच्छा पकड़ है। यही स्थिति हसनपुर में भी देखा गया। तेज प्रताप राजकुमार राय चुनाव वहां हार जाते हैं। राजकुमार राय वहां से 2 बार विधायक रहे हैं, हार जाते हैं। मनीष कुमार को लोजपा ने वहां उतार दिया। जी। और वहां भी जीत हार का बड़ी अंतर है। तेज प्रताप यादव को 80,991 वोट मिला है, और राजकुमार राय को 59,852 वोट मिला। वहां भी काफी अंतर है। और लेकिन इसका लेकिन हसनपुर से का एक और हम बात बताएंगे आपको कि हसनपुर तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने से आरजेडी को बेनिफिट भी मिला है। क्योंकि जी अगल बगल तो नहीं मिला ही है, और हसनपुर जाने से राजद को यह हुआ कि पूरे बिहार में लाभ पहुंचा है। क्योंकि तेज प्रताप यादव हसनपुर तक कहीं सिमट कर रह गए, अगर वो बिहार में सक्रिय रहते तो राजद को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाते वो अपने जुबान से। अच्छा, एक चीज इस पर हम लोग बिहार की बात करें, हम लोग मीनापुर में भी बात करेंगे, मीनापुर के चीजों पर देखेंगे कि यहाँ जो उतार चढ़ाव रहा वो कैसे रहा। लेकिन उससे पहले एक चीज पर हम लोग और गौर करते हैं, और वह फैक्टर है ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया था। आपको याद होगा चुनाव में, ये दोनों चुनाव में उतरे थे, और मुख्यमंत्री का चेहरा बने थे उपेंद्र कुशवाहा, रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा। इस फ्रंट ने 7 सीट जीती भी है। जी ये 6 दल वाले, इसमें 6 दल के लोग शामिल थे, 7 सीट जीते हैं। लेकिन जो सीएम का चेहरा है उपेंद्र कुशवाहा, वो खुद कोई कमाल नहीं कर सके। उनकी पार्टी रालोसपा सभी सीटों पर चुनाव हार गई, जबकि रालोसपा पिछली बार एनडीए के साथ मिलकर 23 सीटों पर लड़ी थी, और 2 सीटों पर उनको जीत भी मिला था। इस बार वो 104 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, सभी पर चुनाव हार गए। लेकिन सीमांचल और यूपी से सटा जो इलाका था उसमें उन्होंने महागठबंधन को डेंट कर दिया। ये गठबंधन, महागठबंधन को डेंट कर दिया। आपको इस पर क्या कहना है? इस पर कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो गठबंधन है, जो उनका है कि वो गठबंधन से है कि उपेंद्र कुशवाहा को कोई खास हानि नहीं पहुंचा है, लेकिन उनके गठबंधन में जो बसपा शामिल है, ओवैसी की पार्टी शामिल है, वो कहीं ना कहीं से महागठबंधन को है कि वो नुकसान पहुंचाया है। वो सीमांचल का क्षेत्र हो, चाहे यूपी से लगे क्षेत्र हो, या सासाराम का इलाका हो। जी। उपेंद्र कुशवाहा का इस चुनाव के बाद राजनीति में अब क्या भविष्य आपको दिखता है? उपेंद्र कुशवाहा का राजनीति में फिलहाल तो है कि हमको नहीं लग रहा है कि कोई भविष्य अभी दिख रहा है, क्योंकि अभी तक उनका किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखा है। और जहां तक बात है, वो जनादेश स्वीकार किए हैं, और वो बोल रहे थे कि हम लड़ेंगे अभी भी है कि, तो हमको लगता है कि इस फ्रंट को ही वो आगे बढ़ाएंगे। इस चुनाव में एक और भी बड़ा संकेत देखने को मिला, जहां एग्जिट पोल
जो का जो रिजल्ट आया है उसका असर भी हुआ। मटियानी में आपको याद होगा जदयू बोगो सिंह बहुत बड़े उम्मीदवार मात्र 333 वोट से चुनाव हार गए, बहुत छोटा सा अंतर। ऐसा कई सीट है। आप भोरे को ले लीजिए, माले से जितेंद्र पासवान 462 वोट से चुनाव हार गए। आप हिलसा को ले लीजिए, 12 वोट से परिणाम आया है, मात्र 12। मैं बता दूं कि इसको लेकर माने कि दोनों खेमा रात भर निफिकिर थे, माने कि जैसे तेजस्वी यादव के समर्थकों का कहना था कि फिजा बदलेगी, हम 200 से कहीं 500 से कहीं 1000 वोट से पीछे चल रहे हैं और बैलेट वाले पेपर को जोड़ना है तो फिजा बदलेगी। और हमको लगता है कि सुबह तक भी लोग इंतजार किए हैं। नहीं, तेजस्वी जी को ही नुकसान हुआ, मतलब महागठबंधन को ही नुकसान हुआ, ऐसा नहीं। आपके मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में 712 वोट से बीजेपी चुनाव हार गई। जी जी। तो नुकसान तो ये कम वोट से दोनों को हुआ है, दोनों खेमे को हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महागठबंधन को हुआ है, एनडीए को भी हुआ है। लेकिन ये जो 712 स्वयं सिर्फ 12, 462, 333, मतलब ये 500 और इससे कम वोट के अंतर से अगर कोई चुनाव जीत हार रहा हो तो इसका अनुमान कैसे लगाया जाए? वही ना, माने कि एग्जिट पोल में तो है कि इतना, माने कि एग्जिट पोल का जो है कि कहीं कहीं बिगड़ा है, तो एक कारण भी है ना, कांटे की टक्कर का कारण भी है कि एग्जिट पोल कहीं कहीं पर बिगड़ा है। ऐसे 14 सीट हैं, ऐसे 14 सीट हैं जहां की 500 से कम है। और अगर आप 2000 से कम की बात कीजिएगा तो 20 सीट है जहां 2000 से कम पर जीत हार का अंतर हुआ है। तो अनुमान तो कोई भी गड़बड़ हो जाएगा ना यहां आकर के। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। एग्जिट पोल तो जिस तरह से, जैसे एग्जिट पोल में जीतन राम मांझी को हराया जा रहा था, विजय कुमार चौधरी को हराया जा रहा था, तो यह जीतन राम मांझी में चुनाव जीते, विजय कुमार चौधरी में चुनाव। आप जिस एग्जिट पोल की बात कर रहे हो सिर्फ एक उसको माइनस कर दीजिए, उसका नहीं चला, उसकी बात को हटा देते हैं। हम लोग कॉमन बात करते हैं, स्पेसिफिक पर नहीं। हाँ, हम लोग सिर्फ एक था, वही लिया तो वो एलजेपी, बस वही वो एलजेपी दिखा रहा था। फिर उसी में जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको आप माइनस कर दीजिए। मीनापुर की बात आपने किया है, मीनापुर में एक बड़ा अंतर से एक बड़ी जीत हुई है। जैसा कि हम सब ने देखा कि मीनापुर में लगभग 15,000 क्रॉस कर गए। दोबारा चुनाव जीते राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, 15,000 क्रॉस कर गए और वो दोबारा चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। आपको क्या लगता है कि कैसे हुआ ये? इसमें जो एनडीए का वोट था और एनडीए वोट का जो जातीय समीकरण था वो बिगड़ गया। जैसे है कि कुशवाहा वोट बट गया, यहां पर है कि आपको क्या नाम है, बैस वोट बट गया, अग्री जाति का वोट बट गया, ये हार का कारण बना। इसके बाद आ जाइए तो मुन्ना यादव जी के लिए एएमवाई समीकरण जरा सा भी नहीं दरका, एएमवाई समीकरण के पक्ष में बरकरार रह गया। दूसरी बात है, जो बात हमें पिछले एग्जिट पोल का जो अनुमान के लिए हम लोग बैठे थे उसमें है कि बात हुई थी चुप्पा वोट, और चुप्पा वोट को मैनेजमेंट करने में मुन्ना यादव सफल रहे। जैसे तुर्की में ही वो अच्छा बैस का वोट ले लिया है। और संतोष जी आपने कहा, आपकी आवाज थोड़ी गड़बड़ा गई, आपने कहा कि चुप्पा वोट का क्या हुआ, एक बार फिर से बोलिए। चुप्पा वोट को लेने में मुन्ना जी सफल रहे। चुप्पा वोट को लेने में जैसे बैस वर्ग भी एक बड़ी संख्या में उनको वोट किया है, इसका उदाहरण तुर्की है। हम एससी वर्ग में भी आए तो वो वोट भी उनको अच्छा मिल गया है, जैसा है कि बूथों का आकलन करने से पता चल रहा है। और एएमवाई समीकरण, संतोष जी हमको लगता है कि हवा में तीर चलाने से बेहतर है कि लालटेन की रोशनी में झोंपड़ी तलाश ली जाए। आपने कहा तुर्की में आपको बहुत अच्छा वोट उनको मिला, रानी खैरा। तुर्की पूर्वी और तुर्की पश्चिमी पंचायत को अगर हम देखें, वहां के 14 मतदान केंद्रों का हमारे पास परिणाम है, तो हमने देखा कि वहां अजय कुमार को 1283 वोट मिला है, जबकि मनोज जी को वहां 1615 वोट आया है और आरजेडी को 1643 वोट आया है। तो हम कैसे माने कि तुर्की में आरजेडी क्लीन स्वीप कर गई? यहां मनोज जी को भी है 1600, यहां अजय जी को भी है 1200 और मुन्ना जी को भी है 1600 वोट। क्लीन स्वीप की बात तुर्की में हम कैसे मान लें? नहीं, क्लीन स्वीप की बात नहीं है, लेकिन बैस वर्ग का जो वोट है तुर्की में मुन्ना जी को भी मिला है।
वहां बैस बिरादरी का तुर्की में आरजेडी की परंपरागत वोट भी है। 1600 में से कितना वोट आपको लगता है कि गया होगा बैस का? ऐसे बैस में है कि एक वहां है कि कलवार बिरादरी के भी लोग हैं, तो वहां वो कर दिए हैं। अब बाकी जो बैस का वोट है वो ज्यादा माने है कि मनोज जी को मिला है, उसके बाद अजय जी को मिला है। मतलब बैस वोट जो है यहाँ जी बिखराव में रहा जी और जी जी जदयू में भी गया। जदयू को भी भारी संख्या में वोट मिला है। मनोज जी को यहाँ 1615 वोट मिला है जी जी और अजय जी को भी 1283 मिला है। बैस वोट का बिखराव हुआ है। मुन्ना जी में भी गया होगा, निश्चित रूप से गया होगा। लेकिन आप एक चीज हमको बताइए कि 44,000 कहा जाता था कि बहुत कमजोर उम्मीदवार हैं, युवा हैं, लोकल राजनीति में बहुत रुचि या दिलचस्पी उनकी उतनी नहीं रही होगी, ऐसा उन पर आरोप लगा। बावजूद इसके वो दूसरे नंबर पर आए, 44,000 से ज्यादा वोट बटोरने में कामयाब हो गए। ये चमत्कार कैसे हुआ? इस चमत्कार में सबसे बड़ा सन ऑफ मला, सन ऑफ मला का वोट है कि जो वीआईपी के नाम पर था। हम पिछले बार भी बोले थे कि वो 60+ इनको मिला है। दूसरी बात यह है कि कुशवाहा बिरादरी में भी है कि वोट है कि दूसरे स्थान पर इन्हीं को मिला है, 1 नंबर में अजय जी को मिला है। अग्नि जाति में भी वोटों का बंटवारा हुआ, कुर्मी बिरादरी का भी वोट इनको मिल गया और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोट था वो मिल गया इनको। और तीसरा जो वोट था, जो वोट किसी को दिख नहीं रहा था, वो महिलाओं का वोट। जिस महिलाओं को नीतीश कुमार ने स्वरोजगार उपलब्ध कराया, वो महिला कहीं ना कहीं से वो आपको स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, जीविका समूह से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं रोजगार कर रही है, जिसको नीतीश कुमार ने उपलब्ध कराया है। वो महिला वो भी है जो अपने पति के शराबी होने से पीड़ित है, जो पति शाम पर पी कर जाता है और कहता है कि तुमको 100-200 रुपया लाओ, है ना, तो वह महिला भी है कि वो वोट की है, जो वोट नहीं दिख रहा था, यह वोट भी है। लेकिन अगर हम इस पर भी थोड़ा गौर करें, जैसा कि आपने अभी कहा, तो अगर हम देखें जामिन मठिया सहनी बाहुल क्षेत्र, चांदपरना सहनी बाहुल क्षेत्र, मानिकपुर कुशवाहा सहनी मिक्सचर है और कुछ राघोपुर का एरिया, 148 मतदान केंद्र से 176 मतदान केंद्र, मतलब 28 मतदान केंद्र इस इलाके का। अगर हम उसको देखते हैं कि इस 28 मतदान केंद्र पर क्या हुआ, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अजय कुमार एलजेपी को यहां 4,575 मत मिले हैं, जो सर्वाधिक है। मनोज जी को 2,868 और आरजेडी के मुन्ना यादव को 3,881 मत मिले हैं। इस पर भी जरा गौर कीजिए। तो यहां तो जो आप जो अभी समीकरण बता रहे हैं, उस समीकरण में तो अजय जी यहां सबसे आगे हैं 4,515 वोट लेकर के इस 28 मतदान केंद्र पर। चांदपरना पंचायत से तो है कि मनोज जी का बड़ा लीडिंग है। नहीं, हम इस 28 मतदान, हम इसमें आपको बता रहे हैं जामिन मठिया चांदपरना, तो 28 मतदान केंद्र है। हम उन 28 मतदान केंद्रों की बात कर रहे हैं। यहां देखिए सर, यहां 2 तरह की बात है। हम जो मीनापुर विधानसभा की ओवरऑल बात किए हैं, ओवरऑल की बात है, तो ये 28 मतदान केंद्र जो बता रहे हैं, कहीं ना कहीं से अजय जी का भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये जो आप बता रहे हैं मुस्तफागंज या चांदपरना या राघोपुर या मिथनापुर, कहीं ना कहीं से अजय जी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इस 28 पंचायत से पूरे मीनापुर विधानसभा क्षेत्र का तुलना किया नहीं जा सकता है। लेकिन नहीं, जहां का आप नाम अभी जो मुकेश सहनी फैक्टर की आप बात कर रहे थे, हम इसके लिए इस 28 केंद्र जी, तो ये 28 पंचायत में स्ट्रॉन्ग पॉइंट 28 पंचायत नहीं, 28 मतदान केंद्र। जी, 28 मतदान केंद्र में अजय जी का भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कहीं ना कहीं से यहाँ वोट बटा है और अच्छी संख्या में वोट बटा है। अच्छा, आप एक बार फिर इसी को अगर हम लोग देखें, जो मीनापुर का जो 7 नया वाला पंचायत है, मतलब जो जुड़ा है, बोचहा का जो पंचायत है, नरमा है, कफेन चौधरी है, रामपुर जयपाल पटियासा है, झपहा है, नरकटिया है, गढ़ा। अगर हम इन नया वाले एरिया को अगर देखते हैं, तो बेशक यह आरजेडी का परंपरा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आवाज आपका कट गया है, फिर से रिपीट कीजिए इसको, आवाज कट गया आपका। जो 7 पंचायत मीनापुर में जुटा है, 7 पंचायत जो बोचहा का है, 7 पंचायत नरमा है, कफेन चौधरी, रामपुर जयपाल पटियासा, झपहा, नरकटिया और गढ़ा, ये इसको आरजेडी का गढ़ कहा जाता रहा है। अब तक जो इलेक्शन हुआ है, हम लोग जो कवरेज किए, उसमें हमने कहा कि ये 7 गढ़ रहा है। बेशक इस बार भी गढ़ रहा और आरजेडी को यहां 12,117 मत मिले हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन ये इलाका
सहनी बहुल क्षेत्र भी रहा है इस इलाका में, जैसे नरकटिया है, गरहा है, इन सब जगहों पर सहनी भी है, सब जगह है, रामपुर जयपाल में है, पटियासा में है, सहनी है, सब जगह है। तो यहां से अजय जी को 5,980 मत मिल गए हैं, जबकि मनोज जी को 7,751 है। बेशक मनोज जी यहां लीड कर रहे हैं, मनोज जी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अजय जी को 5,980 मत, ये किसका है? मैं आपको बता दूं कि उधर का जो 7 पंचायत है, तो 7 पंचायत कहीं ना कहीं से बोचहा से और औराई से भी जुड़ा हुआ है। हमको लगता है कि रामसूरत राय भी उसी इलाके से आते हैं जो मेरा वो 7 पंचायत है। और मैं आपको पहले ही बता दिया कि कुशवाहा बिरादरी का अधिकांश वोट अजय जी को मिला है, और उधर अग्री जाति का भी वोट अच्छा है, पासवान जाति का भी वोट मिला है, तो अजय जी को तो है कि मिलेगा ही वोट ना। आप कुशवाहा बिरादरी की बात करते हैं, हम एक बार फिर से इसको रिटर्न देखते हैं, शुरुआत पैगंबरपुर से करते हैं। पैगंबरपुर जो इलाका माना जाता है, जहां से कुशवाहा के 2 बड़े नेता संजीव कुमार और पंकज किशोर पप्पू, ये 2 इस बार जदयू के साथ रहे और जदयू को वोट दिलाने में बहुत मदद किया इन्होंने। उस पैगंबरपुर की अगर हम बात करें, पैगंबरपुर के 12 और 2 हम और उसमें जोड़ लेते हैं, बेलाही लच्छी का 2 बूथ उसमें जोड़ लेते हैं, 14 बूथ जो राउंड वाइज हमारे पास फिगर है। 14 बूथ की अगर हम बात करें तो यहां अजय जी को 1,188 मत, 1,188 मत है, और मनोज जी को 1,868 है। मतलब अजय जी से लगभग 600-650 या 700 के करीब मत ही ज्यादा है। कुशवाहा बाहुल एरिया है ये, कुशवाहा बाहुल एरिया है, और यहां भी आरजेडी को 1,775 मत है। मतलब इन लोगों से 100 मत ही कम है, ज्यादा का अंतर नहीं है, मात्र 100 मत पीछे हैं ये पैगंबरपुर से। इसको क्या कहेंगे आप? अब इसको कहेंगे कि अजय जी, हम तो पहले ही बताए हैं कि वहां पर है कि संजीव जी का भी पकड़ है, पंकज किशोर पप्पू का भी पकड़ है, और है कि अजय जी का कुशवाहा के क्षेत्र, कुशवाहा माने कि जहां भी कुशवाहा का वोट है वो स्ट्रॉन्ग इलाका है, लेकिन संजीव जी के कारण या कहिए पंकज किशोर पप्पू के कारण मनोज जी को वहां लीड मिल गया। लेकिन आरजेडी का भी वोट तो है ना, जैसे है कि वहां आरजेडी के एक नेता है अमित शाह है, इनके साथ है, वैश्य बिरादरी का भी झुकाव है। हम देखते हैं कि छित्रा का इलाका जो है सब इनका इलाका है। कुछ वोट राजपूत वर्ग में भी बट गया है। आपको कस्बा इलाका है, वहां भी कुछ वोट बटा है, तो वोट तो आरजेडी को मिलेगा ही ना। जब ये 2 बटे हैं और उनका सॉलिड रह गया, ये समीकरण भी तो है। राजपूत मतों की जब आप बात करते हैं तो हम एक बार फिर हरका लौट के आते हैं। हरका मानसाही में अजय जी 2,244 मत लेने में कामयाब रहे, जबकि मनोज जी को यहां 1,847 मत मिल गया। 1,847, ये वो इलाका है जहां आपने कहा कि अजय जी को काफी समर्थन मिलना चाहिए था। यहां अजय जी से ये 300-400 वोट से ही पीछे हैं। हरका मानसाही 300-400 वोट से ही पीछे है मनोज जी। और आश्चर्य की बात है कि यहाँ 1,213 मत मुन्ना जी को है, 1,213 ये आरजेडी को है। ये अपने आप में चौंकाने वाला फिगर है। जी, राजपूत वोट का वहां ध्रुवीकरण हुआ है। और मैं बता दूं कि मनीष शंकर शाही जो है कि भाजपा के अभी जो इस खेमा के, जो मनोज जी के खेमा के संयोजक भी बन गए हैं, जो पूर्वी मंडल से भी आते हैं, तो वहां राजपूत वर्ग का वोट का बिखराव हुआ है। और राजपूत वर्ग का है कि 2 बने कि एक बड़ा धारा है कि अजय जी के साथ रहा, उसके बाद का मनोज जी का साथ रहा, और कुछ लोग है कि चले भी गए वहां पर है कि मुन्ना जी के साथ, तो वहां बिखराव हुआ है। जी, एक पॉट पर अगर हम लोग और बातचीत कर ले, टेंगराड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेंगराड़ी और घोसौत का कुछ इलाका, 14 मतदान केंद्र, हम जो भी बता रहे हैं 14 मतदान केंद्र की बात कर रहे हैं। टेंगराड़ी, जहां एक बड़े नेता प्रकाश बाबू वो चले गए, एलजेपी को मदद कर रहे थे, अजय जी के साथ थे। और दूसरा वहां की एक कद्दावर मुखिया, महिला मुखिया, तेज तर्रार मुखिया नीलम देवी के बारे में कहा जाता है कि वो एनडीए में बने रहे, जदयू के साथ रहे। टेंगराड़ी अगर हम बात करें तो अजय जी को यहाँ 1,993 है, 1,993, जबकि मनोज जी को 1,606 है। मतलब लगभग 300 मत से मनोज जी यहाँ पीछे रह जाते हैं इस रीजन पर, ये 14 बूथ पर। और आश्चर्यजनक ढंग से यहाँ आरजेडी को 1,304 है। यहां भी जहां इन दोनों का गढ़ कहा जाता है, आरजेडी 1,304, मतलब इन लोगों से 300 मत ही पीछे हैं। जबकि इनको यहां कहा जा रहा था कि ये बहुत मतों से पीछे रहेंगे, तो मात्र 300 से पीछे रहे। और यहां पर मनोज जी भी 400-500 मतों से ही पीछे रहे।
और ये इलाका पर अजय जी जो एलजेपी के हैं वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। 1993, मतलब लगभग 2000 मत बटोरने में ये कामयाब हो गए। आप इसको किस रूप में देखते हैं? टेंगरारी में मतदान के दिन हमको वहां जाने का मौका मिला, मतदान केंद्र पर। हम्म तो बाहर में कुछ युवा वर्ग खड़ा थे, माने वो किसी न किसी राजनीतिक दल से है कि जुड़े थे, तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि वो फलना पार्टी को वोट नहीं करवा के वो लालटेन को करवा रहे हैं, है ना। अच्छा। और है कि वो चल रहा था। लेकिन हम लिखते भी आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं कि टेंगरारी मीनापुर प्रखंड का एकमात्र पंचायत है जिसको हम लेनिनग्राड के रूप में भी जानते हैं। वहां कम्युनिस्ट पार्टी भी है, तो कम्युनिस्ट पार्टी का आरजेडी के साथ तालमेल था। तो वहां जो कुशवाहा बिरादरी के जो लोग भी है, जैसे है कि पूर्व विधायक जनकधारी प्रसाद कुशवाहा है, चाहे उनके लोग हैं, प्रोफेसर लक्ष्मीकांत भी चुनाव लड़ चुके हैं वहां से। तो जी, तो वो विधानसभा का चुनाव लड़े, तो उन जो वहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो कैडर वोट है सो, और है कि कहीं ना कहीं से एमवाई समीकरण है सो, तो है कि आरजेडी का पड़ेगा ही। बाकी तो प्रकाश बाबू का भी पकड़ है वहां, नीलम कुशवाहा जी का पकड़ है, तो जो पकड़ के हिसाब से वोट तो बटेगा ही। लेकिन वहां आश्चर्य यह होता है कि प्रॉपर टेंगरारी में नीलम कुशवाहा का पकड़ और मुकेश सहनी का नाम पर धपहर में अच्छा बैलेट होना सहनी बिरादरी का, इसके बाद भी है कि वहां पर है कि ये इस तरह का है, चौंका देता है। ऑल ओवर अगर आप पूरे मीनापुर विधानसभा की बात करें तो 30 राउंड में यहां मतगणना संपन्न हुआ है। 398 मतदान केंद्र था और 30 राउंड में यह मतगणना सिर्फ एक राउंड को छोड़ दीजिए जो पहला राउंड है जी, 93 मतों से मनोज कुमार जी जदयू के उम्मीदवार आगे चल रहे थे पहला राउंड। जी जी, इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो सभी राउंड में आरजेडी ने, दूसरे ही राउंड में आरजेडी की बढ़त हो गई 2298 मतों से दूसरे राउंड में। और एक बार जो आरजेडी की बढ़त हुई तो वो चुनाव जीत करके ही दम लिए, तो उनका बढ़त बरकरार रहा, कम या ज्यादा चलता रहा। 15वां 16वां राउंड के बाद वो बढ़ने लगे, उससे पहले वो 4-5 हजार की बढ़त पर रहे। लेकिन जो दिलचस्प मुकाबला चल रहा था वो चल रहा था 2 और 3 नंबर के लिए जी। ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। राउंड 2 में हमने देखा कि जदयू नंबर 2 पर है और अजय जी नंबर 3 पर थे। इसी तरह से राउंड 3 में भी मनोज जी ही 2 नंबर पर रहे, मतलब जदयू 2 नंबर पर। 4 में मनोज जी 2 नंबर पर रहे, राउंड 5 तक मनोज जी रहे, राउंड 6 में भी मनोज जी रहे, 7 में मनोज जी रहे, 8 में मनोज जी रहे। लेकिन 9वां राउंड आते आते 9वां राउंड में एलजेपी के अजय कुमार ने दूसरे राउंड की लड़ाई के लिए, मतलब सेकेंड पोजीशन के लिए, वो मनोज जी पर भारी पड़ गए और वो दूसरे नंबर पर आ गए। 9वां राउंड में उस समय एलजेपी को आया था 13,341 मत और मनोज जी जो जदयू के हैं उनको 13,158। 13,341, जरा गौर कीजिएगा दूसरे नंबर की लड़ाई कितनी कांटे की लड़ाई थी। 13,341 और 13,158, मतलब लगभग 200 या इसके आसपास के मतों से ही अजय जी राउंड 9 में दूसरे स्थान पर आ गए। राउंड 10 में दूसरे पर रहे, राउंड 11 में दूसरे पर रहे अजय जी, राउंड 12 में एलजेपी के अजय जी दूसरे पर रहे, राउंड 13 में अजय जी दूसरे पर रहे, 14 में दूसरे पर रहे, 15 में दूसरे पर रहे। लेकिन 16वां राउंड आते आते मनोज जी एक बार फिर दूसरे नंबर पर आ गए और तब मनोज जी को था 24,836 और अजय जी को था 24,470, मतलब लगभग 400 मतों का अंतर। बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा था मीनापुर में, लड़ाई जीतने के लिए नहीं, नंबर 2 होने के लिए। जरा गौर कीजिएगा, नंबर 2 की लड़ाई चल रही थी, बड़ी कांटे की थी। राउंड 16 में मनोज जी जदयू के आगे हो जाते हैं, लेकिन राउंड 17 अगले ही राउंड में फिर अजय जी आगे बढ़ जाते हैं। अजय जी को तब 36,766 मत आ गया था और मनोज जी को तब अजय जी को, सॉरी इसको एक बार सुधार लिया जाए, अजय जी को 26,768 मत था और मनोज जी को 26,617 था, मतलब लगभग 100 मतों के अंतर से अजय जी नंबर 2 पर थे। राउंड 18 में अजय जी नंबर 2 पर रहे, 19 में अजय जी नंबर 2 पर रहे, 21 में भी 2 पर रहे, 22 में भी 2 पर रहे, 23 में भी 24 में भी 2 पर रहे। लेकिन राउंड 25, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं संतोष जी, राउंड 25 आते आते मनोज जी फिर से नंबर 2 पर आ जाते हैं। 38,420 मत तब उनको मिल गया था और अजय जी को 38,127 था, मतलब यहां फिर 2 या 300 मतों के अंदर से
मनोज जी दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन राउंड 26 में फिर अजय जी दूसरे स्थान पर आ जाते हैं 39,705 मत लेके, और मनोज जी को है 39,564 मत। अभी तक यहां आरजेडी को 12,601 मतों का बढ़त मिल चुका था। और उसके बाद राउंड 27वां राउंड में मनोज जी दूसरे नंबर पर आ जाते हैं 41,379 मत लेकर, और अजय जी 41,004 मत लेकर तीसरे नंबर पर होते हैं। मतलब राउंड 27 में मनोज जी जो आगे बढ़े तो राउंड 28, राउंड 29 और फाइनली राउंड 30 में मनोज जी दूसरे स्थान पर रहे, अजय जी को तीसरे स्थान पर उन्होंने धकेल दिया। लेकिन यहां भी मतों का जो अंतर है, जरा इसको गौर करके देखिए। राउंड हम सेकेंड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट का तो कोई लेना देना नहीं, तो यानी दूसरे और तीसरे नंबर के लिए कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर थी। अब जरा देखिए फाइनली रिजल्ट देखिए, 44,412 मत लगभग अजय मनोज जी को आता है नंबर 2, और 43,337 मतलब लगभग 1,000 मतों से अजय जी तीसरे नंबर पर चले जाते हैं। ये जो टकराव था, ये जो लड़ाई थी एलजेपी और जेडीयू के बीच में, क्या यह लड़ाई मुन्ना जी को चुनाव जीतने में मदद कर रही थी? जी बिल्कुल बिल्कुल मदद कर रही थी। जैसे है कि मीनापुर का मिडिल सेंटर लिख लीजिए, चांद पड़ना को छोड़ दीजिए, चांद पड़ना इनका पंचायत था, मनोज जी का पंचायत था। लेकिन हम बगल के राघोपुर पंचायत, मानिकपुर पंचायत, यहाँ है कि हम हरका के ही बात करें, रघई के ही बात करें, तो यहाँ पर है कि बहुत है कि कांटे की टक्कर दिए हैं अजय जी, और अजय जी का यहाँ वोट भी है, सब कुछ है। तो है कि कहीं ना कहीं से ये दोनों आदमी का कांटे की टक्कर में मुन्ना जी को है कि आगे बढ़ा जा रहा था, और है कि मुन्ना जी का ग्राफ बढ़ते जा रहा था, और ये दोनों आदमी आपस में है कि 2 नंबर और 3 नंबर के लिए कांटे की टक्कर बने लड़ाई लड़ रहे थे। हम आपको बता चुके हैं कि राघोपुर, मानिकपुर, चांदपरना और जामीन मठिया, ये जो 28 मतदान केंद्र हैं इन पंचायतों के, इसमें अजय जी को 4,575 सर्वाधिक बढ़त, सर्वाधिक बढ़त है इस इलाके में। और यहाँ मनोज जी को 2,868 है, जबकि आरजेडी को यहाँ 3,881 मत है। मतलब यहाँ पर जेडीयू से ज्यादा आरजेडी का यहाँ लड़ाई आरजेडी और इन पंचायतों में सिर्फ चांद पड़ना को छोड़ दिया जाए तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है माने कि अजय जी का। अब तो आरजेडी के मुन्ना यादव जी दूसरी बार चुनाव जीत गए हैं। जी आपके समझ से क्या क्या चुनौतियां होगी उनको इस बार? चुनौतियां उनके लिए होगी कि सबसे पहले जो पिछले चुनाव में वादा करके जो जीते थे, और उनका कहना था कि है कि यह सरकार हमको रोक रखी है, तो सबसे पहले तो वो पूरा करना पड़ेगा। और कुछ नया वादा भी किए हैं, जब पुराना वादा में उसके सबसे पहले कि चांद पड़ना पुल है, उसके बाद आ जाइए वो ITI कॉलेज है, नवोदय विद्यालय है, और उसके बाद है कि आ जाइए, लेकिन वो ये बात किए हैं कि समझे कि नहीं कि मीनापुर को जो है कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट, फिर लीची के लिए प्रोसेसिंग प्लांट का भी वो वादा किए हुए हैं। तो यह सब चुनौती उनके सामने है। दूसरी बात यह है कि जो आपको लगता है ये पूरा हो पाएगा? यह पूरा तो हमको नहीं लगता है कि जो अभी अगर मान लिया कि फिर से नीतीश से अगर हुआ, अगर मान लिया कि जो अभी चल रहा है नीतीश सरकार को जो बहुमत मिला है, अगर वो सरकार बनी तो हमको नहीं लगता है कि पूरा होता हुआ दिख रहा है। आपको लगता है कि नीतीश जी की सरकार अगर बनी तो 5 साल चलेगी? हमको लगता है कि नीतीश जी की सरकार बनी तो जो पोजीशन है, जो ग्राफ है बीजेपी और जदयू का जो अंतर है, एक खटपट चलेगा, और हमको उम्मीद नहीं कि 5 साल तक चलेगा। धन्यवाद संतोष जी, बेबाक रूप से अपनी बातों को रखने के लिए। सारे मुद्दे पर आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा, और मोटे तौर पर हम लोगों ने सभी एंगल से इसको देखने की कोशिश की है। आपने बहुत समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।